Right, hi everyone, good morning. Hi Pranav. Hi Dikshant. Good morning Varte. Good morning Chitraksh. Hi Purva. Hi Harsh. Good morning everyone. Alright, कैसा चल रहा है आप लोगों का homework? Are you guys able to attempt the questions? I'm sure आपको doubts आ रहे होंगे, ठीक है, but you should definitely take attempts at that question, at those questions. नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन दोबारा रीड करो, फिगर आउट करो नोट्स में कहाँ पर पढ़ा था, राइट? होमवर्क कहाँ पर कर रहे हो अटेम्प्ट? आई होप यू आर नॉट मिक्सिंग इट विद योर क्लास नोट्स. एक अलग से नोटबुक है जिसमें आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो. गुड. हाँ, मिक्स मत करना. हाँ हाँ, डेफिनेटली आर्यन, मतलब होमवर्क का मतलब टेस्ट थोड़े ना होता है. आपको होमवर्क दिया है तो यू मस्ट रेफर टू योर नोट्स, सी वेयर यू आर गेटिंग स्टक एंड देन री वर्क ऑन दोज क्वेश्चंस. Not referring notes would be something that I would ask you to do when I'm taking a quiz or when I'm taking a test. Otherwise homework में तो आप definitely refer कर ही सकते हो ना. आपका रिवीजन तभी तो होगा. राइट, सो अगर मैं आप लोगों से किसी से बोलूंगा अभी अगर मुझे अपना अटेम्प्ट दिखाने के लिए, तो कैन यू गाइज क्विकली सेंड मी द स्नैपशॉट्स? आर यू इन दैट पोजिशन? ऐसा होना नहीं चाहिए दैट यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क. ठीक है, मैं रैंडमली पूछूंगा. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस, स्पेशली जिनके नाम बहुत स्पेशल से हैं उनको तो मैं पूछूंगा. होमवर्क कहाँ पर है? जैसे वी हैव अरित्र सिन्हा रॉय. Yes, sir. Yes, I am doing my homework. आर यू अ गर्ल और अ गाय अरित्र? Sir, guy. अरित्र क्या मतलब हुआ तुम्हारे नाम का? Sir, navigator who shows you the right path. What? Tell me again. Sir, navigator who shows you the right path. Navigator. ओके, बड़ा यूनिक सा नाम है यार, पहली बार सुना मैंने तो. अरित्र मतलब ऐसे संस्कृत से डिराइव किया है? Sir, पता नहीं. अच्छा. So please be prepared in terms of the work. हाँ हाँ, जो भी मैं आप लोगों को वर्क देता हूँ. Sir, I have mostly solved the FPO part. Sir, उसमें कुछ doubt है. हाँ हाँ, नहीं डाउट होगा, एब्सोल्युटली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका डाउट होना ही नहीं चाहिए. डेफिनेटली यू कैन हैव डाउट्स. आप अटेम्प्ट करोगे, लेट्स से होमवर्क में 20 क्वेश्चंस दिए हैं तो कुछ क्वेश्चंस डाउट होंगे ही होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रिपरेशन कैसा है. मे बी 2-3 डाउट होंगे, थोड़ा कम प्रिपरेशन है तो 4-5-6-7-8 डाउट्स होंगे, राइट? ऐसा नहीं हो सकता ना कि पूरा होमवर्क ही नहीं कर पाए. सर खोला और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मर्स वाली लैंग्वेज लिख रही थी. नहीं सर, FPO वाला सर 3-4 डाउट है. तो FBS वाला करो. FBS वाला क्यों नहीं कर रहे? हाँ सर, FBS आज से चालू करूँगा. हाँ, मतलब सैटरडे तक करना है आप लोगों को. सैटरडे तक का टारगेट दिया है मैंने. Please make sure that you are doing that because it is really important. There is a lot of learning that is going to come from questions. ठीक है, आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे FBO FBS के, तो there are some important learnings जो उन questions से ही आएंगी. If you are not going to do them in a timely manner, not going to discuss them simultaneously, तो आपको फिर वो लर्निंग डेवलप ही नहीं होगी. ठीक है, एंड गोइंग फॉरवर्ड मैं डाउट डिस्कशंस जो होंगे हमारे, उनके लेक्चर्स अपलोड नहीं करूँगा.
Doubt discussions will strictly be on a live basis. If you are missing out on that homework, then it's your loss. You are not going to get the opportunity to discuss those doubts in live manner again. And मैं recording भी share नहीं करूँगा. ठीक है? So please make sure that you are in sync. Otherwise, आप जो लिबर्टी लेते हो अपने साथ कि आज नहीं है, कल देख लेंगे, आज फलाना फलाना का मैच है तो सर रात को लेट हो गया देखते देखते, सुबह उठ नहीं पाया, ये सब नॉनसेंस नहीं चलेगा. ठीक है? ऑल राइट, हैविंग सेड दिस, चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम. नाउ ये वर्ड मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कब, डू यू रिमेम्बर? Sir, Bohr's atomic model, it was proven by the atomic spectrum experiment. Correct. So in fact, first time when I spoke about this word was before quantum theory of light. Quantum theory of light के पहले मैंने बताया था there were these experiments, black body radiation, photoelectric effect, atomic spectrum. They weren't getting explained by the wave theory of light. And then the quantum theory of light came in, which was used by Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, and various other scientists to explain these experimental results. So क्या होता है atomic spectrum? पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, and वो भी बताता हूँ कि wave theory की तरफ से क्या problem आ रहा था. Then let's discuss how Bohr's atomic model explains this experiment. ठीक है? So in this word atomic spectrum, let's first focus on the word spectrum itself. What does spectrum means? So in very, very simple language and technical language, English word का तो बहुत सारा meaning हो सकता है, but technically speaking, a spectrum is a collection of electromagnetic radiations of different frequencies or wavelengths. Now, in order to understand more about the spectrum, there is a quick classification that you must be aware about. On the left hand side, you have a classification which is based on the origin. It says there's emission spectrum and there is absorption spectrum. Now you can guess from the words what would they mean. So emission spectrum would be collection of electromagnetic waves that are emitted by an object. Absorption spectrum would be collection of electromagnetic waves or radiations absorbed by an object. Okay, now if you remember, emission and absorption of radiation के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी when I was discussing black body radiation with you. Black bodies के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? That they are certain substances, certain objects which emit and absorb almost all wavelength or frequency. Like the sun is emitting and absorbing all different types of radiations, X-rays, UV rays, gamma rays, sub. However, that is not the case with other objects. Other objects don't emit or absorb all radiations. They emit or absorb particular radiations, particular wavelengths, particular frequencies only. Right? So when we study the radiations emitted or absorbed by those objects, right, they can be classified into emission spectrum and absorption spectrum, and they will be particular wavelengths or frequencies that would be emitted or absorbed. Now this actually logically brings me to the second classification, which I have written over here on the right hand side, that is based on the nature, whether the spectrum is continuous or discontinuous. Now, what do I mean by continuous spectrum? So continuous would mean that
सारी की सारी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व हो रही हैं। जैसे ब्लैक बॉडी फॉर एग्जांपल सन का रेडिएशन होगा तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस क्यों होता है? बिकॉज it is emitting radiations of all wavelengths and frequencies. रहा सवाल normal objects का, ठीक है, then what we observe is that their spectrum is discontinuous or discrete. That is, it has particular wavelengths getting emitted or absorbed. Most of the other objects. तो इसमें आप नीचे देखोगे that मैंने line and band भी लिखा हुआ है, right? So what would that mean? वो मैं आपको थोड़ी सी देर में समझा देता हूँ, ठीक है। बट एक मोटा मोटा डिफरेंस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का समझ में आया आप लोगों को? All right. Now let's understand that how this is measured or how this spectrum is observed. So the way in which it is observed is pretty simple. So let's say I'm talking about the emission spectrum of an object and we are trying to understand that how it is measured. So यहाँ पर नीचे आपके सामने सेटअप है। कैसा सेटअप है? Say you have your sample, ठीक है, you have your object which is emitting radiation, ठीक है। In this case I have taken the object to be sun or any other black body, so it is emitting radiations. Now what we do is we take a focused beam, ठीक है, एक स्लिट के थ्रू पास करा के जस्ट एक फोकस्ड बीम लेंगे and that focused beam is made to pass through a prism. Now you very well know that when radiation passes through prism it undergoes refraction, right? ये सुना हुआ है ना आपने word refraction? Yes, sir. Now there is this detail about refraction जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा and आपको पढ़ाएंगे 12th class में, that angle of refraction, the angle by which the light refracts, it depends upon the wavelength of that radiation. ठीक है, ये डिटेल आपने जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ी होगी। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में बेसिक्स पढ़े थे। However, this one detail you should now be aware about. तो अब जब ये बीम ऑफ लाइट जो आ रही है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट wavelength के radiations captured है, when those radiations pass through this prism, you can see that the angle at which they are getting refracted is slightly different, and as a consequence when they come out of this prism, then the angle at which they are going to fall on a screen or a photographic plate is going to be different, and this helps us segregate or separate the different components, the different wavelengths or radiations that were present in that beam. So ये आपने definitely in real life भी notice करा होगा that अगर आप एक beam of light coming from the sun को pass कराते हो किसी prism या prism जैसे shape के through, तो on the opposite side ऐसे एक rainbow form हो जाता है, ठीक है। Rainbow is something which your eyes can see. These colors are sensitive, your eyes are sensitive to them. There would be other radiations also present, like infrared radiations भी होंगी इसमें, but वो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखेंगी। उसके लिए then you will have to use special plates, special detectors to acknowledge, to figure out those different radiations. But let's just focus right now on the visible region. तो visible region का जो radiations है जब आपको दिखता है, do you see any gaps in them? Like या फिर color के बाद color दिखता जाता है in that rainbow? Right? जब ऐसे ये white light prism के तो पास होती है तो जो colors दिखते हैं वो continuous दिखते हैं ना, उनके बीच में gap थोड़े ना दिखता है।
right? So what we are saying is that these colors are continuous, right? So each of them merges into the next one, and that is why the spectrum is called as a continuous spectrum, right? So ये सन से या किसी ब्लैक बॉडी से आने वाले स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं. अगर इंस्टेड ऑफ सन, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता, समथिंग विच इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, राइट? सो फॉर एग्जांपल देयर वुड बी से some atoms of some element, ठीक है, या some molecules of some compound, specific compound. So what we observe is that their spectrum that comes out isn't a continuous one. It's a discrete or a discontinuous spectrum. तो typically कैसा दिखता है, यहाँ पर आपको इन डायग्राम्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा. जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम जब ऑब्जर्व किया जाता है तो ऐसे बैंड्स के फॉर्म में दिखता है. लाइक देयर विल बी सर्टेन क्लोजली स्पेस्ड लाइंस फॉर्मिंग अ बैंड, वो दिखेंगी, एंड बीच में गैप्स रहेंगे, ठीक है, डार्क स्पेसेस मतलब गैप्स रहेंगे. दैट मींस दोज रेडिएशंस आरंट गेटिंग एमिटेड. वैसे ही किसी एलिमेंट के एटम्स का जब स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैड अ सैंपल, ये जो सैंपल यहाँ पर रेडिएशन एमिट कर रहा है वाज से मेड अप ऑफ जस्ट हाइड्रोजन एटम्स. तो उनका जब रेडिएशन जो एमिटेड है वो स्टडी करा जाता है, तो व्हाट वी फाइंड इज दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आर गेटिंग एमिटेड, एंड दैट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है. एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वाज a challenge which wave theory of light was not able to explain, because wave theory of light के हिसाब से ये discrete wavelengths observe क्यों हो रही है, discrete particular radiations क्यों observe हो रही है, वो समझ में ही नहीं आ रहा था. So you had say a hydrogen atom, ठीक है, like you had a sample of hydrogen atoms, ठीक है, एक लार्ज सैंपल लिया, ठीक है, एंड इसको एक्साइट कर दिया, ठीक है, एक्साइट करा बाय प्रोवाइडिंग इट सम एनर्जी, ठीक है, कैसे भी प्रोवाइड करी हो एनर्जी, मे बी इसको हीट अप करके, मे बी इसके अक्रॉस हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, कैसे ना कैसे यहाँ पर इस सैंपल को डिस्चार्ज, इस सैंपल को एक्साइट कर दिया, ठीक है, एंड उसके बाद में जो इससे रेडिएशंस निकल रहे थे उनको जब ऑब्जर्व करा, ठीक है, तो व्हाट द साइंटिस्ट फाउंड आउट वाज दैट सम पर्टिकुलर wavelengths of radiations were coming only, and this was something which was like a signature, मतलब यूनिक था एंड कांस्टेंट था. मतलब जैसे ये एक्सपेरिमेंट मैं आज करूं या कल करूं, इंडिया में करूं कि यूएसए में करूं, राइट, मैं करूं या आप करूं, मुझसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है. इफ आई एम टेकिंग हाइड्रोजन एटम्स, I am observing these particular wavelengths only that are coming out, and not any other wavelength. And this was before Bohr's model. This was long back. This was 1890s ke around. And the scientists were a bit puzzled because according to them, us time par, like if radiations were to be emitted, they should have been emitted in a continuous manner, right? वो जो theory of electromagnetism ने बताया था that अगर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस भी थ्रो करना चाहिए, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑब्जर्व होनी चाहिए. So that was a problem which wave theory wasn't able to explain. Now you very well know how Bohr's model is able to explain. ठीक है, हम लोग इनफैक्ट
आगे डिस्कस भी करेंगे, बट आई थिंक बोर्स मॉडल पढ़ के आपको अब समझ में आ गया होगा दैट व्हाई दिस discrete spectrum was observed for say hydrogen atoms. ठीक है, बट हम थोड़ी देर बाद उसको लिखेंगे नोट्स में. अभी के लिए लेट मी जस्ट फिनिश ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम. सो यहाँ पर स्पेक्ट्रम एंड उसका क्लासिफिकेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे. कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया है. अब एमिशन स्पेक्ट्रम भी समझ में आ गया है. ठीक है, मैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे थोड़ा सा और फोकस करूंगा आपके साथ में. सो नोटिस करना, व्हाट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. What is the definition that I spoke about? Any guess you can take? What is absorption spectrum? Collection of electromagnetic waves absorbed by an object. All right. So इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ठीक है, किस तरीके से अब आप नोटिस करना. ये पैराग्राफ रीड करो एंड देन टेल मी कि सर समझ में नहीं आया, बट एक बार एटलीस्ट रीड करो. रीड करा पैराग्राफ. यस सर. यस सर. ठीक है. सो आई एम श्योर आपको समझ में नहीं आया होगा. तो अब इसको समझने के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट विच यू ऑट टू नो एंड रिमेंबर. ठीक है, तो ये मैंने पहले अपफ्रंट यहाँ पे लिखा हुआ है. अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया कैसे जाता है, कलेक्ट कैसे किया जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना, द सेटअप इज समथिंग इन दिस वे. यू हैव अ सोर्स ऑफ white light. What do I mean by white light? The technical definition of white light is that it is collection of all radiations, like all wavelength or frequency. ठीक है, ये लेफ्ट से राइट आ रहा है. Then that radiation is focused and passed through our sample, जिसका हमको absorption spectrum notice करना है. ठीक है, दैट सैंपल राइट नाउ इससे हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, टिपिकली जो सैंपल रहेगा उसको हम लोग सोल्यूशन के फॉर्म में या वेपर्स के फॉर्म में रखते हैं, सो दैट वी गेट अ मच क्लियर पिक्चर. सो ये रेडिएशंस हमारे सैंपल के थ्रू पास हुआ. नाउ आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल, व्हाट हैपेंस इज दैट आउट ऑफ ऑल द रेडिएशंस दैट वर थ्रोन एट द सैंपल, some got absorbed. What happens to the others? They just pass through. ठीक है, they just pass through. Why is it the case? इसके लिए ठीक है, थोड़ा सा मुझे आपको वापस से बोर्स मॉडल में ले जाना पड़ेगा एंड आई विल हैव टू टेक सम 10-20 minutes of your time to help you understand that. ठीक है, so let me open up that question. Just give me 1 minute. हाँ हाँ. So in the previous case, when we were passing white light coming from the sun or any black body, we were passing it directly through the prism. So here, why have we kept the sample in between? Because we want to know the radiations that are absorbed by the sample. No? Okay. कहाँ चला गया? Just give me 1 minute. हाँ, ये रहा.
ओके, सो आप लोगों ने होमवर्क ट्राई करा है? ये वाला क्वेश्चन डिड यू कम अक्रॉस? डिड एनीवन ट्राई दिस क्वेश्चन? एफबीओ में था ना ये? Yes, sir, I have. कुछ डाउट आया था इस क्वेश्चन में? So 1 second, let me check. Sir, actually, I left it at that question. सही I क्वेश्चन। completed that question. और किसी को एनी क्वेश्चन, एनी डाउट दैट केम? किसी को नहीं आया? मतलब आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो होमवर्क? क्यों भाई, होमवर्क क्यों नहीं कर रहे? सैटरडे बोला है तो फिर सैटरडे को ही जाके होमवर्क करोगे क्या? Sir, हाँ, sir, in this question, I tried it once, but I was getting like the orbit in decimal number, not the whole number, but the decimal number was rounding off to 1. good. So at least you gave an honest attempt at the question. बट तुम तो फिर भी रिस्पॉन्सिव हो चित्राक्ष, तुम तो क्वेश्चन में भी आंसर देते करते रहते हो। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द गैंग हियर? क्यों भाई? Am I banging my head against a wall? If you guys are not going to put that effort into solving questions, तो फिर who will? मैं आपके लिए थोड़ी ना बैठ के सॉल्व करता रहूंगा। बताओ भाई। इस तरीके से आप लोग करोगे तो फिर प्रोग्रेस कैसे करेंगे भाई? होमवर्क जैसी बेसिक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए। आई एम आस्किंग यू, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से यही बोला है कि जस्ट इंश्योर दैट यू आर डूइंग द बेसिक्स। क्लास रेगुलरली अटेंड करना है, क्लास नहीं मिस करना है, क्लास के बाद में जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज कर लेना है बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट क्लास। जो होमवर्क दिया है वो अटेम्प्ट करना है। You have done till FBO 26th is how much of effort? मैंने ये आपको होमवर्क कब दिया था? This was given on Tuesday, I think, Monday या Tuesday. एंड उसके बाद में आप लोगों ने सिर्फ 26 तक 28 तक करा है, तो मतलब कितना सही करा है? ऐसा तो नहीं है दैट अ क्वेश्चन फ्रॉम इट रिक्वायर्स टू मच एफर्ट, टू मच टाइम। ठीक है, प्लीज इंश्योर दैट यू आर डूइंग द होमवर्क टाइमली सैटरडे को। अदरवाइज इफ आई फाइंड, नहीं वो तो हमेशा ही होगा ना हर्ष, मैथ्स का और फिजिक्स का होमवर्क साइमल्टेनियसली मिलेगा आपको। दैट इज व्हाई आई गिव यू द टाइम, यू नो, सैटरडे तक कर लेना। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सैटरडे तक के लिए पुश करके रखोगे।
उसके पहले करोगे ही नहीं, ठीक है। प्लीज मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन द 3 सब्जेक्ट्स। एंड सैटरडे की क्लास में इफ यू डोंट हैव your attempt ready with you, please do not attend the class. I will randomly pick any student to send me his or her homework, his or her working attempts of the homework. And if we are not able to do that, I will not continue with the class. I don't want to waste my time and energy on students who themselves aren't serious about what they are putting their efforts into. All right, so ये questions हमने पढ़ लिया अभी के लिए. Is everyone able to read and comprehend this question? अब मैं इसका एक जनरलाइज्ड डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट करूंगा. यहाँ पे नोटिस करना, से यू हैव एन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारा, एंड उस एटम पर आई एम थ्रोइंग डिफरेंट photons. What do I mean by different photons? Different frequency या different radiations के. Now I am asking, how will those photons interact with the atom? How are those photons going to interact with the single electron atom that we have? So इसमें notice करना, the answer lies in these 2 points. एक इलेक्ट्रॉन उसी फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा, which can either cause excitation or ionization. Otherwise, there will be no interaction. The photon will just pass through. What do I mean by this? यहाँ पर let's say मेरा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, एंड these different photons are coming in. अब या तो उस फोटोन के पास में इतनी एनर्जी हो दैट वो मेरे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ही करा दे, जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था अपन ने, दैट इट इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम. तो या तो इतना एनर्जी हो that frequency is greater than equal to some threshold value, तो फिर वो फोटोन अब्सॉर्ब होगा एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, और जो भी बचा हुआ एनर्जी होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर those photons will be absorbed which are having energy equal to the energy gap between the allowed orbits, so that they can excite इलेक्ट्रॉन को K शेल से L शेल या फिर M शेल लाइक किसी हायर एनर्जी लेवल पर लेके जा सके. Only those photons will then be absorbed. If that is not the case, ठीक है, then simply we would say that there is no interaction. The electron would not interact with that photon. इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ, न्यूमेरिकली समझाता हूँ, ठीक है. सो यहाँ पर नोटिस करो, लेट्स से यू हैव अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसका n इक्वल टू 1 लेवल पर है, एंड यू नो द एनर्जी लेवल्स ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, एंड यू नो द एनर्जी गैप्स बिटवीन देम एज वेल, ठीक है. आपको खुद को भी कैलकुलेशन करना आता है, एंड मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके ये वैल्यूज आपके सामने लिख भी दिए. नाउ इफ आई आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल रब द आंसर्स so that you are able to answer them.
ठीक है, just give me 1 minute. हाँ, all right. So I'm asking you a question over here. That is hydrogen atom पर लेट्स से फोटोन आ रहा है और फोटोन का एनर्जी से 5 eV है, देन व्हाट वुड हैपन? The photon would pass through. There will be no interaction, right? Because that 5 eV का photon is neither capable of ionizing nor capable of excitation. ठीक है? What will happen if say a photon of 10.2 eV struck this atom? Excited. Now you clearly see that this 10.2 eV ka photon has the energy corresponding to excitation from n equal to 1 to n equal to 2. So yes, the photon would be absorbed by the electron, and as a consequence it will undergo excitation from n equal to 1 to n equal to 2. This is interesting. The third one. What will happen if the photon of 11 eV strikes this atom? बताओ बताओ, बाकी लोग भी बताओ. So I am getting two answers. There are students who are saying that there will be no interaction, and then there are students who are saying that excitation will happen from n equal to 1 to n equal to 2. Right? दो ही आंसर है ना ये, इसके अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा है. So the correct answer is no interaction. Okay, this is what I want you to clearly understand and clearly take away. अगर फोटोन का एनर्जी एग्जैक्टली केपेबल नहीं है, एग्जैक्ट एनर्जी गैप के बराबर नहीं है, तो फोटोन अब्सॉर्ब नहीं होता है, एक्साइटेशन नहीं होता है. अगर 11 eV का भी था ये, तो इट विल जस्ट पास थ्रू, देयर विल बी नो इंटरेक्शन. ऐसा नहीं होगा दैट यू नो द इलेक्ट्रॉन वुड बी लाइक कि यार 11 eV तो आया है फोटोन, 10.2 को यूज करके मैं नेक्स्ट हायर शेल में जंप कर जाता हूँ और फिर जो बचा हुआ एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको मैं यूज कर लूंगा अपनी काइनेटिक एनर्जी में. नहीं, वैसा नहीं होता. बाय बिकॉज n equal to 2 ऑर्बिट में the electron can have only a particular value of angular momentum, a particular value of speed, a particular value of kinetic energy. Random values नहीं हो सकती है. So that is the understanding which you should understand, which you should be clear about, happens at an atomic scale. That this photon will not be interacting with the electron because it is not capable of exactly exciting the electron. Exactly excite भी नहीं कर सकता और ionize भी नहीं कर सकता. मतलब इस photon के साथ में there is no interaction. That is what I summarized over here in these bullet points. In an atom, the electron would only absorb frequency or wavelength. Okay, that is a photon that either causes excitation. Okay, it corresponds to the energy gap. ठीक है, जो एग्जैक्ट एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स है उसको करस्पॉन्ड करे, या फिर वो फोटोन में इतना एनर्जी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ही करा दे.
ठीक है, इजेक्ट कराने में सारी फ्रीक्वेंसीज अब्सॉर्ब हो सकती हैं, क्यों? मतलब एज इन थ्रेशोल्ड के ऊपर की फ्रीक्वेंसीज क्यों अब्सॉर्ब हो सकती है? बिकॉज जो बचा हुआ एनर्जी होगा फोटोन का, ठीक है, जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे, अगर मैं लास्ट वाला पार्ट आपसे पूछूं, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 13.6 सीवी, ठीक है, 15 ईवी भी हुआ, 16 ईवी भी हुआ, तो भी वो फोटोन अब्सॉर्ब हो जाएगा, बिकॉज इट हेल्प्स इन एक्साइटेशन ऑफ दैट, इजेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। और एक बार इजेक्शन हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, इट इज नॉट बाउंड टू न्यूक्लियस, तो फिर उसकी कुछ भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना, तो जितना भी बचा हुआ एनर्जी था फोटोन का, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। समझ में आया? हाउ इंटरेक्शन इज हैपनिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स? ग्रेट। हैविंग सेड दिस, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, ये जो मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है, इतना पार्ट जो मैंने आपको बताया है, दिस इज एज पर आवर सिलेबस, ठीक है, जितना आपके लिए रेलेवेंट है, जितना आपके लिए काफी है। अदरवाइज इफ यू इन जनरल ट्राई टू स्टडी इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन, ठीक है, इट्स अ वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ, it's a detailed topic in which there are many other phenomena that happen, like Compton effect, or you can say Compton scattering, and other phenomena which are not part of our syllabus, ठीक है। So अपने syllabus के हिसाब से I am simplifying things for you, that this is how electron photon interaction is happening when an electron is present in an atom, ठीक है, and उसमें भी I am discussing a simplified case of a single electron system only. Is this clear with everyone? Yes, sir. हाँ हाँ आर्यन, बिल्कुल। अगर आप 100 ईवी का फोटोन सप्लाई करोगे तो उसमें से क्या हो जाएगा? 13.6 ईवी यूज करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, एंड जो बचा हुआ रहेगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो विद दिस क्लैरिटी लेट मी कम बैक टू आवर डिस्कशन, ठीक है। मैं ये आपके साथ में डिस्कस करूंगा, नोट्स में डालूंगा, अबाउट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा दैट हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ये नोटिस करना चाह रहे हैं, हम लोग ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो हमारा सैंपल है, व्हाट इज आवर सैंपल? हाइड्रोजन एटम्स। ये कौन सी वेवलेंथ या कौन सी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस अब्सॉर्ब करता है। नाउ कौन सी वेवलेंथ या कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस अब्सॉर्ब करेगा, उसको मेजर करने का तरीका, उसको डिटेक्ट करने का तरीका आपके सामने है। दैट you throw white light मतलब you throw all different wavelengths and frequencies, then they pass through our sample, when they pass through our sample, ठीक है। सो मान लो इसमें nu1 nu2 nu3 nu4 लाइक बहुत सारी रेडिएशंस आ रही थी, और उसमें से nu1 अब्सॉर्ब हो गई बाय आवर सैंपल, तो क्या होगा? बाकी nu2 nu3 nu4 they will just pass through, and then they would be going through the prism and then collected over the photographic plate. तो वो photographic plate कैसा दिखेगा? Can you see this? What does it tell you? On that photographic plate, you will see all the different types of radiations that are coming out, except those ones which are getting absorbed. ठीक है, तो you can see some dark lines in this absorption spectrum. What are those dark lines? Those are the radiations that would have been absorbed by the
सैंपल। समझ में आया? Yes. अच्छा, अब नोटिस करना, द स्टेटमेंट विच आई मेड, व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? जो यहां ऊपर लिखा हुआ है, that absorption spectrum of an object is the inverse of the emission spectrum of the object. That is, missing wavelength in the absorption spectrum correspond to the wavelengths that are observed in the emission spectrum. Now this should make sense to you. कैसे? अभी मैंने आपको समझाया जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में कौन से रेडिएशंस अब्सॉर्ब हो रहे हैं, which correspond to the energy gaps between the orbits, है कि नहीं? Those photons are absorbed which correspond to particular energy gaps between the orbits, and those are the ones which are emitted when the electron de-excites. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर मैं हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये डिफरेंट रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी, दे करस्पॉन्ड टू द एनर्जी गैप्स बिटवीन द ऑर्बिट्स, तो वही रेडिएशंस अब्सॉर्ब भी हो रही होंगी ना इन द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. So can you now make sense of this statement that absorption spectrum is the inverse of the emission spectrum? ये समझ में आया? So, हाँ, so is the emission spectrum reduced when the electron like releases energy, like when it goes from n equal to 2 to n equal to 1? yes. एनर्जी एमिट कब होती है? जब मेरा सैंपल डी एक्साइट करता है. Also, so as in if there are like radiations of different wavelengths, it can absorb how many ever, right? It is going to absorb those radiations which are capable of either ionizing or exciting. यही जस्ट पढ़ाया ना मैंने आपको. Yes, sir. So if there's lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, so you're saying you showed us like as an example that only lambda 1 was absorbed. So it's not necessary that only one will be absorbed, right? हाँ नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ओनली वन विल बी अब्सॉर्ब. वो तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल देके बताया. जैसे लेट मी बी अ लिटिल मोर एलैबोरेट अबाउट इट. ठीक है, सो लेट्स से यू हैव हाइड्रोजन एटम, है ना, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, नाउ अभी इलेक्ट्रॉन लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है. ठीक है, नेचुरली ऐसे ही रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा इलेक्ट्रॉन. अब आपने क्या करा, आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा, ठीक है, इनटू एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट. कैसे? आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी. कैसे प्रोवाइड करी? थ्रू एनी मींस, लाइक हीट करा या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में लिया, जैसे भी आपका मन पड़ा आपने उसको एक्साइट कर दिया. ठीक है, एनर्जी सप्लाई करके. अब what will happen is that the electron goes into a higher energy level. ठीक है, से ये n equal to 1 2 3 4 5 6 में चला गया. ठीक है, and this is just one atom I am focusing on, but ऐसे तो बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस एटम्स होंगे ना मेरे सैंपल में, एंड किसी में 2 में चला गया होगा, किसी में 7 में, किसी में 4 में, आई डोंट नो, दैट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल.
So out of the billions and trillions of atoms that would be there, I can safely assume statistically that excitations would be happening and the electrons would be jumping between all of these energy levels. Okay? And corresponding to those excitation, which is not their natural state, which is not what the electrons would want to stay in for a long time, they would want to de-excite, and they would de-excite randomly into lower orbits. Okay? And corresponding to all those de-excitations, photons would be emitted. Now, these are not going to be some random photons. They are going to be photons of particular wavelengths only, which correspond to the energy gaps. Yes. And that is what we are seeing in the emission spectrum. We are seeing particular wavelengths corresponding to the particular de-excitations that are happening in the sample of hydrogen atoms that we have. ठीक है, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम था. अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही सेम एनर्जी गैप्स के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रहा है ना. So let's say I'm throwing all the frequency and photons, ठीक है, all frequency के photons, तो उसमें से corresponding to those energy gaps, wavelength or frequency is getting absorbed while the others are passing through, and hence you can see the absorption spectrum is the inverse of emission spectrum. There would be all different radiations that will be observed, but the missing ones are the ones that are going to be absorbed, and those are going to be the same ones which are found in the emission spectrum. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. हाँ, अब एक एक करके कुछ कुछ डाउट आप लोगों ने मुझे बोले हैं, चैट पर लिखे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप मुझे बोल के बताओ. ठीक है, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय योर डाउट. हाँ, बोलो ध्रुव. Yes, sir. So as you said, only the when the energy of the photon will be exactly equal to the difference between the energy of two shells, then it will be, then it will interact. So I was saying of actually I wrote the number wrong. I meant if we do it of 13.2 eV, it might be equal to for some other higher. So how do we know that will not interact? नहीं, सो अपन ने ये जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का डिस्कशन करा था उसमें भी केम अप विद दिस फॉर्मूला ना, -13.6 z² / n², है ना. Yes, sir. तो इससे मैंने आपको डिफरेंट ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल बता दिया था. Yes, so I was saying what if it's like for the 8th orbit or something, हाँ, which is not calculated. नहीं, सो आप कैलकुलेट कर लो ना, ऐसा मना थोड़ा ना करा है किसी ने कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप कैलकुलेट कर लो. तो उसमें कैसा होगा जब आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करोगे. ठीक है, ये तो मैंने क्या एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर आपको दिखाया है. जब आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, लेट मी एक्चुअली टू हेल्प यू आंसर योर डाउट, लेट मी पुट द detailed version of hydrogen spectrum over here. In fact, I have that detailed version. Just let me go a bit niche. इसमें नहीं, यहाँ पर नहीं है. Just give me 1 minute. So before I show you this detailed image, what I would want you to also remember is energy gap between the orbits. It keeps on shrinking. Yes. है ना. So अब आप notice करोगे let me
just give me 1 minute. Let's say ये वाला एक इमेज आपके सामने मैं लिखता हूँ. So कैसा होगा, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट. ठीक है, इस वाले पार्ट पे फोकस करो. ठीक है, डोंट फोकस ऑन दिस पार्ट राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन दिस वन. तो कैसा होगा, कैन यू सी अ डिस्टिंक्ट लाइन ओवर हियर? Yes, sir. This corresponds to the de-excitation happening from n equal to 2 to n equal to 1. And it will correspond to the energy gap. कितना है ये? 10.2 eV. है ना? Yes, sir. Can you see this line? Yes, sir. This would correspond to the de-excitation from n equal to 3 to n equal to 1 level. And how much was this gap? 12.09. 12.09 eV. Can you see the next distinct line? Yes, sir. It keeps on reducing the. And can you see what is happening? Yes, sir. Why are they getting so close together? Because the energy gaps are shrinking. ठीक है, जो 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1 का एनर्जी गैप है वो काफी क्लोज है. ठीक है, इनफैक्ट ये जो लास्ट रहेगा यहाँ पर सीरीज का, जो ये एंड रहेगा, लिमिट रहेगा, दैट विल करस्पॉन्ड टू द फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 eV or close to that. Yes, sir. So if the energy is like above 13, so it has a high chance that it will interact because the energy gaps are. हाँ, फिर तो इजेक्ट ही हो जाएगा ना वो. अगर फोटोन की एनर्जी 13.6 से ज्यादा हुई. No, sir, above 13, like हाँ. because last part is also. Yeah. करेक्ट. Thank you. ओके. और भी कुछ डाउट था किसी का? ऑलराइट, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया है. अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाँ बोलो. बोलो, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है बीच में, बट कंटिन्यू स्पीकिंग. Sir, if we take the find the emission spectrum from the photographic plate, then how do we find the absorption spectrum? तो देखा ना आपने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे कैसा है? Yes, sir, but do we actually get it on plate? हाँ, सो जैसे विजिबल जो है, ठीक है, विजिबल रेंज का जो रेडिएशन रहेगा वो तो हमें अपनी आंखों से दिखेगा. ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये मैंने आपके लिए स्पेशली ये विजिबल रीजन वाला पार्ट यहाँ पे लिखवाया हुआ है. तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये कलर्स आ रहे हैं और कलर्स के बीच में गैप्स आ रहे हैं. ठीक है, Yes, ma'am. यही चीज अगर लेट से अल्ट्रावायलेट रीजन में होती या इंफ्रारेड रीजन में होती तो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती. वी वुड नीड टू अप्लाई स्पेशल टेक्निक्स टू बी एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड देम. Okay, sir. Thank you. ठीक है. नाउ Is absorption spectrum a discontinuous spectrum? absorption spectrum discontinuous हो गया ना, like there are बीच में gaps. Okay, sir. ठीक है. So with this background, with this context, अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं. ठीक है. एंड एक चीज जो मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताई थी एंड मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है, दिस इज यूनिक टू एन एटम और अ मॉलिक्यूल. ठीक है, कौन सी वेवलेंथ अब्सॉर्ब हो रही है, कौन सी वेवलेंथ एमिट हो रही है, दिस इज यूनिक. दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. एंड in fact this is what is used in a lot of exploration. You remember स्टार्टिंग में मैंने आपको एक वीडियो भेजा था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूट्यूब पर. आपने देखा था वो नासा का वीडियो. उसने बताया था दैट लेट से सैटर्न के किसी मून के सरफेस पर कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जज कर पाते हैं.
याद है कुछ ऐसा देखा था आप लोगों ने? Yes, sir. सो उसमें कैसा होता है, लाइक वी हैव नॉट गॉन टू द एक्चुअल planet or the moon of that planet and collected data. What we have done is कि वहां से आने वाला जो रेडिएशन है उसको स्टडी करा, ठीक है, और उस रेडिएशन में what we found out was that particular wavelengths were getting emitted or absorbed, and those when matched with what kind of atom or molecules would show that kind of spectrum, we are able to guess that acha, this is the kind of element or compound that is present on those planets, on those moons. Okay, so this is a very, very important method or a way in which we know a lot of things about the universe by studying the radiations that are getting emitted or absorbed by atoms or molecules. ठीक है, अभी के लिए let's focus our energy on understanding the spectrum of the simplest atom that we know, that is hydrogen atom. ठीक है, सो कैसा रहेगा ये, यहाँ पर आपके सामने मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम देखने का सेटअप आपके सामने प्रेजेंट किया है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस लेंगे एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे. ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे आप रीड करो, when hydrogen gas at low pressure is taken in the discharge tube and the light emitted. अब इसके बाद में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर the high potential difference it excites, ठीक है, मे बी इजेक्ट भी कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, I don't care about that, ठीक है, but definitely out of the billions and trillions of atoms that would be there in this sample, उसमें से कुछ डेफिनेटली एक्साइट हो जाएंगे. अब उसके बाद में क्या होगा, एक्साइट होने के बाद में दे डोंट स्टे इन दोज एक्साइटेड स्टेट्स फॉर लॉन्ग, ठीक है, अपॉन excitation they won't stay in that higher energy level, they would quickly want to come back to the lower energy level, that is the ground state. And then how would they do so, they would do so by emitting photons, ठीक है. सो अब इमेजिन करो दैट मेरा जो सैंपल है उसमें बहुत सारे एटम हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर, ठीक है, एंड उन सब एटम्स को हमने पहले एनर्जी प्रोवाइड करी. एनर्जी प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या होगा, दे कैन अंडरगो एक्साइटेशन. नाउ इजेक्शन, आयोनाइजेशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एक्साइटेशन किधर होगा, n इक्वल टू 1 से 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, आई कांट से, आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट, ठीक है. बहुत सारे एटम्स है, मे बी ऑल काइंड ऑफ एक्साइटेशंस वुड बी हैपनिंग. नाउ वंस दोज एक्साइटेशंस हैपन, उसके बाद मैंने क्या बताया, दैट द इलेक्ट्रॉन्स डोंट रिमेन इन दोज एक्साइटेड स्टेट्स फॉर लॉन्ग, ठीक है. यहाँ पे मैं एक और बुलेट पॉइंट ऐसे बीच में लिख देता हूँ, ठीक है, कैसे यहाँ पे लिख दूं, the high potential difference excites the electron in hydrogen atom. The electrons don't stay in these excited state or higher energy level for long time, ठीक है. what happens is that they de-excite, उनको कम एनर्जी में वापस आना होता है, they don't want to stay in higher energy level, so they de-excite, and upon de-excitation what will happen, they will emit photons, ठीक है. अब de-excitation कैसा हो रहा होगा, do you have any control over it, कि 4 से 3, 4 से 2 या 3 से 2 या 2 से 1, like all possible de-excitations हो रहे होंगे ना, because there are so many atoms, so many de-excitations that can happen, right? But what we can definitely say that corresponding to these de-excitations, photons will be emitted, and those photons ka wavelength or frequency will not be random, they will be
something corresponding to the energy gaps between these orbits, है कि नहीं? Yes, sir. So that is what we are now going to study in an organized manner. ठीक है, यहाँ पर by looking at this diagram you can see that काफी ऐसे different चीजें एक साथ mixed up सी दिख रही है. So what we do is these de-excitations, they are properly organized and then studied. ठीक है, so कैसे मैं इनको organize कर रहा हूँ, इस पिक्चर में आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, हो सकता है कि कोई एक एटम जो था, ठीक है, उसमें नोटिस करना उस एटम में इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में चला गया हो एंड वहां पर जाने के बाद में इट डी एक्साइटेड टू से n इक्वल टू 4 और फिर 4 के बाद में डी एक्साइटेड टू n इक्वल टू 2 एंड देन n इक्वल टू 1. ठीक है, किसी और एटम में डी एक्साइटेशन कुछ और तरीके से हुआ हो. ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन 4th लेवल पे एक्साइट हुआ हो और 4 से डायरेक्टली 1 पे आ गया हो. ठीक है, सो डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट तरीके से डी एक्साइटेशंस हुए होंगे. उन सब डी एक्साइटेशंस को वी आर जस्ट ट्राइंग टू नीटली अरेंज. सो व्हेन वी आर नीटली अरेंजिंग देम, दिस इज द वे वी डू इट. ऑल डी एक्साइटेशंस व्हिच आर हैपनिंग टू n इक्वल टू 1, ठीक है, टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल, टू द ग्राउंड स्टेट, they are called as Lyman series radiations or K series radiations or first series radiations. All de-excitations that are happening to n equal to 2, ठीक है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, इन सबको हम लोग एक क्लस्टर में, एक ग्रुप में रख देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे बामर सीरीज रेडिएशन और L सीरीज रेडिएशन और सेकेंड सीरीज रेडिएशन एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, नाउ नोटिस that these names are actually after the scientists who discovered them. ठीक है, सबसे पहले एक्चुअली जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी बामर सीरीज की. Can anyone tell me why it would have been the first one to be discovered? The reason why Balmer series got discovered in the first place was because the radiations of Balmer series lie in the visible region. ये हमें अपनी आंखों से दिख जाते हैं ना. इसमें ये जो आप कैलकुलेशन करोगे ना वेवलेंथ का, if I give you the data, आपको अब कैलकुलेशन तो करना आता ही है ना. If I give you the calculation कि जरा 4 से 2 के बीच का एनर्जी गैप बताना हाइड्रोजन एटम में एंड देन करस्पॉन्डिंग टू दैट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड अब्सॉर्ब निकालना. ठीक है, तो जब आप वो करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट दैट रेडिएशन फॉल्स इन द विजिबल रीजन. तो वो विजिबल रीजन क्या है, पहले दिख जाता है. दैट वाज समथिंग जो कि अपनी आंखों से दिख गया था, तो दैट वाज द फर्स्ट वन टू एक्चुअली गेट डिटेक्टेड. ठीक है, उसके बाद पास्टन सीरीज दिखा था. पास्टन सीरीज एक्चुअली इंफ्रारेड रीजन में आता है, IR. लाइमन सीरीज आई थिंक उसके काफी बाद में देखा था क्योंकि लाइमन सीरीज के रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रीजन में आते हैं. तब तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि इतना इजीली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिटेक्ट हो पाए. तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुआ, इट वाज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन डिफरेंट टेक्निक्स केम for us to be able to detect different types of radiations that were there. ठीक है, ये समझ में आया? What is this hydrogen spectrum? Yes, sir. अच्छा, एक चीज जरूर नोटिस करना, ये जो मैंने नाम यहाँ पर रखे हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये जो नाम है ये दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी यूज होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही हम लोग ये नाम यूज करेंगे. फॉर अदर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड इवन फॉर नॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए भी ये नाम यूज होते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज एक्सेट्रा. ठीक है, सो ये काफी एक कॉमन नोमेनक्लेचर रहेगा जो आपको ध्यान में रखना रहेगा.
ठीक है, एटलीस्ट ये पहले 6 आपको ध्यान में रखने पर रहेंगे. ठीक है, कैन एनीवन टेल मी व्हाई दीज फर्स्ट 6 वी आर फोकसिंग अपॉन, व्हाई नॉट और आगे के? बिकॉज आगे के ये जो एनर्जी गैप्स है वो इतने छोटे छोटे हो जाते हैं दैट इट डजंट रियली मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सेंस. आपको पता है ना हाइड्रोजन में कैसा था, एनर्जी लेवल्स कीप ऑन बिकमिंग क्लोजर टू ईच अदर. पढ़ा था ना अपन ने बोर्स मॉडल में. तो इसके लिए भी डोंट फोकस मोर ऑन लाइक आगे के रेडिएशंस. आप इतने ये 6 के नाम याद कर लो, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री. ठीक है, व्हाट डज ब्रैकेट सीरीज मीन? All de-excitations happening from a higher energy level to n equal to 4. ठीक है, what does fund series include? It includes all the radiations emitted from de-excitations from higher energy level to n equal to 5. ठीक है, बस ये नाम ध्यान रखना. Now इसमें एक important observation है जो कि आपको ध्यान में रखनी रहेगी हाइड्रोजन एटम के लिए. ठीक है, particularly for hydrogen atom, this is something you must remember. लाइमन सीरीज के जो रेडिएशंस हैं वो सब अल्ट्रावायलेट रीजन में आते हैं, यूवी रीजन में. बामर सीरीज के जो पहले 4 लाइंस हैं, व्हाट आर द फर्स्ट 4 लाइंस? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2. ये जो डी एक्साइटेशंस हो रहे हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो फोटॉन का जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में आता है. ठीक है, द फर्स्ट 4 लाइंस. कुछ बुक्स में फर्स्ट 5 लाइंस लिखा हुआ है. ठीक है, बट आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है. एनसीईआरटी में फर्स्ट 4 लाइंस लिखा हुआ है तो हम लोग फर्स्ट 4 लाइंस मान के चलेंगे. और उसके आगे के जो वेवलेंथ्स है वो यूवी रीजन में आ जाते हैं बामर सीरीज के. ठीक है, बामर सीरीज के जो आगे के लाइंस रहेंगे कौन से? लेट्स से 7 से 2, 8 से 2, 9 से 2. ठीक है, ये सब जो रहेंगे ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाएंगे. ठीक है, फिर जो पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, इन सीरीज के रेडिएशंस हैं ये सारे, ये सब इंफ्रारेड रीजन में लाया करते हैं. इनका एनर्जी कैलकुलेशन आप करोगे, वेवलेंथ कैलकुलेशन करोगे तो यू विल फाइंड देम टू बी इन द इंफ्रारेड रीजन. ये आपको मस्ट याद रहना चाहिए. इज दिस क्लियर विद यू? यस सर. ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी तक जितना हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नोटिस किया है? By infrared region or ultraviolet region, we mean the wavelength, right, or frequency? हाँ, बिल्कुल. Okay. So we have studied about electromagnetic spectrum ना, and मैंने बताया था कि Yes, sir. these are different types of radiations corresponding to the range of wavelengths. Yes, sir. है ना, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, यहां तक का पार्ट क्लियर है? ऑलराइट, अब नोटिस करना वैलिडेशन ऑफ बोर्स मॉडल. ठीक है, तो हाउ डिड बोर्स मॉडल गेट वैलिडेटेड? थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम. सो ध्यान से नोटिस करना, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ. ठीक है, एक्चुअली पहले एक्सपेरिमेंटल नॉलेज समझ में आई दैट when we observed the spectrum of hydrogen atom, what was found out? That particular wavelengths were getting emitted. Some particular wavelengths were getting emitted from the hydrogen spectrum. Now, how did Bohr's model explain this? So Bohr's model ने बोला that why we are seeing these particular wavelengths is because of the fact that inside the atom, the energy levels associated with electrons
are quantized. They are not just any random values. They are some particular energy levels. And when electron excites or de-excites between these particular energy levels, it emits or absorbs particular energy के photons, and those particular energy के photons के corresponding wavelength or frequency is what we are seeing in the spectrum. He in fact went ahead to do the calculation. He said that देखो ये मेरा model है, ठीक है, I have done the work on paper. I have created my model of atom, and in fact I have calculated the energy levels also, that what should be the energy levels around the nucleus of the hydrogen या hydrogen like atom. And when you do that energy gap calculation, ठीक है, you take any random energy gap between two orbits, say n1 and n2, you will find a wavelength which will be matching the experimental data. So based on the theoretical model, you do the calculation. ठीक है, ये जो n1 n2 है, आप इनके values लेना शुरू करो. कभी n1 का value 1 लो, n2 का value 2 लो, और ऐसे ही कुछ integers change करते रहो इनके. So you will find the energy gaps between the different orbits, and उनके corresponding जो energy gap के corresponding photons की wavelength होनी चाहिए, वो आप calculate करो. And what we found out, what Bohr found out, was that they were matching with the experimental data. And this was a really great validation at that point in time, that Bohr's model has explained something so detailed, something so intricate about an atom, and that is where Bohr's model got its credibility from, its acceptance into the scientific community. ये समझ में आया? Can you explain it again? हाँ हाँ बिल्कुल. So यहाँ पर पहले मुझे आप बताओ कि हम लोग देख क्या रहे हैं? What is it that we are trying to talk about? We are trying to talk about the validation of Bohr's model, right? And how did that validation of Bohr's model happen? It happened because it was able to explain the experimental observations of atomic spectrum, especially of hydrogen. Right? कैसे वो explain किया? So एक बार के लिए भूल जाओ कि आपने Bohr's model पढ़ा है. You don't have any clue about Bohr's model. Let's just focus on the experimental observation. So Bohr's model के पहले, what were the experimental observations that were coming? The experimental observations were coming that if we, do something like this to hydrogen, then what we are getting on a photographic plate are particular wavelengths only. We are getting a line spectrum that is constituting of particular wavelengths only, irrespective of when we do that experiment, where we do that experiment, how we do that experiment. We are getting particular wavelengths emitted by hydrogen atom, particular types of photons, particular types of radiations that are coming from the hydrogen atom. Now Niels Bohr said that I can explain this, and I can explain it not just qualitatively but also numerically, quantitatively. How did Niels Bohr explain this qualitatively, subjectively? That why particular wavelengths were getting observed? Because Niels Bohr said that using quantum theory of light, I can say that within hydrogen atom, the energy levels are quantized. And corresponding to those energy levels, corresponding to those discrete energy levels, there are discrete gaps, discrete energy gaps between those orbitals, between those orbits. And when the electron jumps between those orbits, it will emit or absorb discrete amount of energy only. And that is what is emitted or absorbed in form of photons or radiations that we are seeing in this spectrum.
That is why it is a line spectrum. That is why it is not a continuous spectrum. Not any value of wavelength is getting observed. Observed, only particular values are. He in fact also explained it numerically. He said that look at the data, look at the wavelengths that you are observing. Okay, so you experimentally tabulate them. Do the experiment and then you tabulate the wavelengths that were getting observed. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 सब लिख लो जो भी आपको मिल रहे हैं. And now I can explain each of those wavelengths corresponding to a particular de-excitation in my model. So you take my theoretical model, you substitute N1 and N2, and then you will find the value of wavelength of the photon that should have been emitted, and this should match the experimental observations. समझ में आया? Yes, sir. Thank you. Okay. So this is something which we are now going to also discuss numerically. ठीक है? अभी तक मैंने आपको इसका एक subjective explanation दिया था. अब मैं आपको इसका एक numerical explanation दूंगा. ठीक है? But let me reserve it for the next class. We are almost towards the end of today's discussion. So how did this numerical, explanation came in? I will start with this equation called as the Rydberg equation, and then explain you how this theoretical calculations match with the experimental data. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्लास तो एक्चुअली वैसे अपना डाउट डिस्कशन है ना, दैट इज देयर ऑन सैटरडे, करेक्ट? Yes. ठीक है, तो फिर उसके आगे वाली क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे. लेट्स क्लोज द डाउट्स ऑफ द होमवर्क फर्स्ट. ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टेड दैट होमवर्क थॉरली एंड देन लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर. So you will discuss that hydrogen fifth shell, that question on Saturday. हाँ. Okay, sir. So, ठीक है, हाँ. so can the wavelength of any the radiation coming be equal to the energy gap between n equal to 3 and n equal to 2, so that it causes the excitation? नहीं समझा नहीं मैं, दोबारा बोलो. Sir, can the wavelength of the radiation be equal to the energy gap between the second and the third orbit also, or has it, or is it like compulsorily have to be equal to the energy gap between the first and the third, or first and second? नहीं मतलब, so see, because the sample of hydrogen that will take, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे atoms रहेंगे. हाँ sir. So all of those gaps would be something that we will able to detect. ठीक है? Yes sir. All right. Any other question? Sir, हाँ. sir, for hydrogen atom, the photons that will have energy greater than or equal to 13.6 eV. So all of those wavelength will be classified in the absorption spectrum or emission spectrum? नहीं, वो सबको आप like you take them out. They are of no use. We don't bother about them. Okay, sir. And sir, I have also one more doubt. Sir, the wavelengths of light that won't be absorbed by hydrogen will pass through and refract and fall on the photographic plate. And the wavelength of lights that are absorbed will excite the electrons in the hydrogen atom, and they will de-excite and emit the same light. So they will also go and fall on the same photographic plate. So how do we differentiate between those lights? Good question. Okay, in fact, I would request others also to spend some time on this question and let's then discuss it. ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया यश का क्वेश्चन? मैं दोबारा Could you please repeat? मैं रीआइटरेट कर देता हूँ यश का क्वेश्चन. तो यश ने बोला कि सर ये जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपने बताया ना, मुझे इसमें एक फंडामेंटल डाउट आ रहा है. वो डाउट कैसा आ रहा है? आपने बोला कि मैंने सारी रेडिएशंस थ्रो करी, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4,
5 ये सब मैंने थ्रो करी, एंड ये सैंपल ने मान लो फ्रीक्वेंसी 1 अब्जॉर्ब कर ली, फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5 जाने दी, ठीक है। लेकिन आपने खुद ही बोला मुझे कि फ्रीक्वेंसी 1 अब्जॉर्ब करने के बाद में जब मेरा सैंपल एक्साइट हो जाता है तो वो ज़्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, वो वापस से डी एक्साइट हो जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी 1 वापस एमिट हो जाएगी ना। तो फिर कैसे यहाँ पर ब्लैंक कैसे आ रहा है, मतलब ये तो वापस एमिट हो गई। आप ही ने बोला कि एक्साइट होने के बाद फटाफट इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट भी हो जाते हैं। अभी समझ में आया क्वेश्चन सबको? Not exactly. Sir, in this like de-excitement, do they fall to the same orbit from which they had been excited, or they fall randomly in any orbit? नहीं, आप मान के चलो ना किसी भी रैंडम ऑर्बिट में जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से ये हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, और से फ्रीक्वेंसी 2 अब्जॉर्ब करके द इलेक्ट्रॉन जंप टू सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 2 अब्जॉर्ब हो गई है ना, Yes, sir. और बाकी फ्रीक्वेंसीज पास हो गई। हाँ sir. लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा देर 2 में नहीं रहता, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब वेरी वेरी लेस टाइम के लिए रहता है, तो ये तो वापस से डी एक्साइट हो जाएगा एंड वापस से फ्रीक्वेंसी 2 एमिट हो जाएगी, राइट। तो यश का डाउट था फिर कैसे डिटेक्ट हो पा रहा है, कैसे यहाँ पर ये डार्क लाइन आ रही है, दैट इज वेयर द क्वेश्चन ऑफ यश इज। ठीक है यश, यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ सर। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट अदर्स टू आल्सो पुट देयर हेड्स इनटू दिस, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। Sir, I have one more doubt. हाँ Sir, you said that at the end the emission spectrum clutters, like at the end of the series. हाँ हाँ So I have a doubt. Let's assume that out of all the hydrogen atoms, some of them received enough energy to directly grow from n1 to n is equals to 7 to the seventh orbit. हाँ So then, is it like that as the electron goes to a higher state, more is this tendency to de-excite? मतलब For example, that if it is in the sixth orbit, हाँ हाँ let's assume that it will take a maximum of 2 seconds to go to any other below it. But as it goes to the seventh orbit, its maximum tendency is only 1 second. अच्छा, तो you are asking me a question about what would be the time taken by the electron to de-excite. Yes, basically, does it decrease over as it increases in orbit? So to give you a short answer to that is that the excitation de-excitation are more probable in the lower values of n as compared to higher values of n. तो जो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो ऑर्बिट्स हैं उनमें एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ज्यादा ऑब्जर्व होते हैं एज कंपेयर टू बिटवीन द हायर एनर्जी लेवल्स। So electron. ये एक मतलब ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम अ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ लार्ज सैंपल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज n इक्वल टू 7 पे है, दूसरा n इक्वल टू 4 पे है, सबसे पहले कौन डी एक्साइट होगा, मतलब कम टाइम किसको लगेगा डी एक्साइट होके 1 में आने में? उस चीज के बारे में आपको नई कैलकुलेशन के बारे में चिंता करनी है। दिस इज अ टाइम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप मुझे बताओ कि कौन सा फोटोन पहले निकलेगा कौन सा बाद में निकलेगा, नहीं। द ऑब्जर्वेशन दैट वी आर लुकिंग एट इज कौन सा निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा, दैट्स इट। वी आर नॉट डूइंग अ टाइम एनालिसिस ओवर कौन सा पहले कौन सा बाद में, बिल्कुल भी नहीं।
So in the discrete spectrum, हाँ why for atoms it is a line and for molecules it's a band? वो छोड़ दो, मॉलिक्यूल्स में बैंड इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स क्लोज होते हैं. जैसे एटम में कैसा था, एक शार्प एनर्जी लेवल n=1 है, एक शार्प एनर्जी लेवल n=2 है. ठीक है. मॉलिक्यूल्स में कैसा होता है, जो एनर्जी रहता है, ठीक है, वो एक रेंज में रहता है. मतलब इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एज शार्प एज इन द केस ऑफ एटम्स. तो इसके लिए वहां पर वैसे बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं. ठीक है. बट यू डोंट नीड टू गेट इनटू सच डिटेल्स. आवर फोकस इज Okay, sir. line spectrum of hydrogen atom. Okay, sir. Thank you. ठीक है. All right. Any other Sir. question? Sir. हाँ. Sir, is there a are there certain radiations that are not classified in the emission spectrum, although the hydrogen atom can absorb it? हाँ, जैसे जो आयोनाइज कर दे रहे वाले रेडिएशंस होंगे उनको हम लोग नहीं काउंट करते हैं. No, sir, I'm talking about the energy which require very less. So like as n approaches infinity, the energy gap between them decreases. It goes on decreasing नहीं तो वो to zero. रेलेवेंट नहीं बचे ना. दैट इज व्हाई आई वाज लाइक कि उनको इतना फोकस करते नहीं हम लोग. ये आपने जो देखा यहाँ पर हम लोग लाइमन, बामर, पार्शन ब्रैकेट इन्हीं पे ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है. जो और हायर एनर्जी गैप्स के बीच के ट्रांजिशंस होंगे वो will be very close to each other in terms of their wavelength of frequency, so we don't bother much about them. Okay, sir. So the radiations which get absorbed are shown as dark lines in the absorption spectrum, right? हाँ. And the radiations which are emitted are shown as the same in the emission spectrum. So sir, are both of them as in the same? दोनों का करने का तरीका अलग हो गया ना. एमिशन स्पेक्ट्रम इज इट इज डन हाउ. ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, मतलब जो सैंपल है उसको मैंने पहले एक्साइट कर दिया और फिर उसमें से जो आने वाली रेडिएशन है वो स्टडी करी, तो मुझे ये ऐसा ये वाला ऊपर वाला स्पेक्ट्रम दिखेगा, पर्टिकुलर रेडिएशंस दैट आर गेटिंग एमिटेड. अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे कलेक्ट करा जा रहा है, कैसे तैयार किया जा रहा है. ये जो हाइड्रोजन आइटम्स हैं इनके पहले मतलब आई एम providing a source of white light which is going through this sample. ठीक है. एंड इसमें जो रेडिएशंस अब्सॉर्ब हो जाएंगे वो मुझे नहीं दिखेंगे और बाकी जितने भी थे वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे. Yes, I got. So sir, I was basically asking कि जो dark lines absorption spectrum पे है और जो emission पे है वो same होंगे नहीं ना? हाँ हाँ बिल्कुल. Exactly that statement is written ना. That is what I was explaining. Okay. That absorption spectrum of an object is the inverse of the emission spectrum. That is, missing wavelength in the absorption spectrum correspond or match to the wavelength observed in the emission spectrum. ठीक है. Sir, is the absorption spectrum seen in Young's double slit experiment? नहीं मतलब हम लोग they look similar. नहीं अलग है, वो अलग ही चीज है. चलो. ऑल राइट. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. देन यहीं से कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. लेट्स डिस्कस द होमवर्क इन आवर सैटरडे सेशन एंड देन विल रिज्यूम फ्रॉम हियर. थैंक यू गाइस. टेक केयर. बाय बाय.